नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और अब इसमें हम लोग लेक्चर नंबर देखेंगे 15। आपका 15वां लेक्चर चलेगा जिसमें हम लोग मिट्टी के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इस मिट्टियों में काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जो भी मिट्टियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करेंगे। आइए देखते हैं मिट्टी से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह काली मिट्टी से संबंधित है, जो है आपका। तो भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट लावा के क्षरण के द्वारा जो मिट्टियाँ बनती हैं वो काली मिट्टी होती है, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी जो होती है उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या? कह रहा है भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? तो ये जो है आपका ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित मिट्टी है आपका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, बिदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टानों के द्वारा इसकी रचना हुई है। यानी दरारी उद्भेदन के द्वारा जो है ज्वालामुखी क्रिया से जो है लावा निकलने से काली कपासी मृदा का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। तो रेगुर जो है स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलती है सबसे अधिक जो है आपका। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो अभी हम देखें काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो इनमें ह्यूमस नहीं मिलता है क्योंकि ये ज्वालामुखी लावा के द्वारा निर्मित होती है और इस प्रकार से इसमें ह्यूमस की कमी होती है। दक्षिण ट्रैप की रेगुलर मिट्टी काली होती है, सही है आपका। ए सही परंतु आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते देखिए, यहाँ पे कह भी रहा है आपसे कि दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर के नाम से जाना जाता है। ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? तो रेगुर मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी होती है आपकी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही बात है। उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए काली मिट्टी को हम स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें जल धारण की जो क्षमता होती है वो अधिक पाई जाती है। भीगने पर यह ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको स्वतः जुताई मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें चूना, लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कह रहा है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो ये गलत है आपका। तो ए सही परंतु आर गलत है आपका। तो ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पर कह रहा है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है। तो स्वतः जुताई मृदा आपको बोलते हैं कपास की काली मिट्टी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। तो लावा में जो मिट्टियाँ हैं आपका वह मालवा के पठार में मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो क्या कह रहा है पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्राइब की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है। तो वहाँ की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है। वह कौन सी है। तो वो आपकी काली मिट्टी है जो नमी को रोक कर रखती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसे हम स्वतः जुताई मृदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। कह रहा है झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाएगी। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 16 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सही है आपका। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, भी सही है आपका। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे 16 क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताना है आपको। तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, जो कि सही है आपका। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। तो क्रेप्स महोदय ने बताया था कि जो रेगुर मिट्टी होती है यह एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है आपका। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता होती है, तो ये भी सही है आपका। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में मिलती है, तो ये गलत है आपका, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कि जो कि सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटराइट मिट्टी। आइए देखते हैं लेटराइट मिट्टी संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। वे साधारणतः लाल रंग की होती है। तो सही है, लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है। फिर कह रहा है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। तो ये जैविक तत्व इनमें भी नहीं पाए जाते, इसलिए दूसरा गलत होगा। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। तो राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो इसलिए तीसरा गलत होगा आपका। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो ये सही है आपका। तो यहाँ पे केवल 1 और 4 जो है ऑप्शन वो सही होंगे। तो 1 और 4 कहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको इसकी व्याख्या दे रहा है। कह रहा है लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः लोहे और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास केरल में, सबसे अधिक मिट्टी कहाँ मिलती है, लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक केरल में मिलती है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। तो केरल में, महाराष्ट्र में और मेघालय में पाया जाता है। यह सामान्यतः ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टैपियोका और काजू की कृषि की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ये सही है, लेटराइजेशन क्रिया द्वारा लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो ये जो होती है जहाँ तापमान अधिक होता है और भारी वर्षा होती है वहाँ पे विकसित होती है। दूसरा कह रहा है लेटेराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस से भरपूर होती है, तो ऐसा
नहीं है, दूसरा गलत हो गया आपका। पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, असम उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये आपके गलत है दूसरा वाला, पहला आपका सही है आपका। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दे रहा है आपको। तो क्या कह रहा है, केवल एक यहाँ पे सत्य है, केवल एक यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन या निक्षालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि पर पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। करा निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा सही है। तो यहाँ दे रहा है पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती, सही है। इसमें लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, तो यहाँ अधिकता पाई जाती है, ना कि कमी पाई जाती है। दूसरा गलत है, आपका केवल एक यहाँ पे सही है, तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, सही है। इसमें चूना की और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, सही बात है। सूखने पर यह ईंट की तरह कठोर हो जाती है, इसलिए भवन निर्माण सामग्री में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह निक्षालन प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होती है, ये भी सही है आपका। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, तो यह नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, ये गलत है आपका। बाकी 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यह दे रहा है क्या, लेटराइट मिट्टी का विकास उच्च वर्षा एवं तापमान वाले क्षेत्रों में, जलवायु क्षेत्रों में होता है। भारी वर्षा के कारण यह मृदा निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। इस मृदा के ऊपरी भाग में लोह और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, जबकि इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, पोटास एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। और ये जो मृदा है सूखने पर ईंट के समान कठोर हो जाती है और भीगने पर मुलायम और फिसलने वाली हो जाती है। यह मिट्टी नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। यानी पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में जो होती है कृषि कम होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर कह रहा है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा जो है वो लेटराइट प्रकार की है, तो ऐसा तो नहीं है आपका। केवल एक है यहाँ पे सही होगा, ए जो है सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या दे रहा है आपका। व्याख्या अगर हम देखते हैं तो प्रश्नकाल में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्रफल 40% था। अब हम देखते हैं 2019 और 20 के अनुसार पश्चिम बंगाल अपने भौगोलिक क्षेत्र का शुद्ध रोपित क्षेत्र 59.15% है, जबकि आंध्र प्रदेश का 36.10% है। अतः कथन ए क्या है, आज भी सत्य है। और फिर कह रहा है, लेटराइट जो मिट्टी है वह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित होती है। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार कारण आर सही नहीं है। लेटराइट मिट्टी मिलती है तो कहाँ मिलेगी आपकी, लेटराइट मिट्टी मिलेगी महाराष्ट्र में। ऑप्शन दे रहा है आपको उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तो कहाँ मिलेगी आपको, ये महाराष्ट्र में मिलेगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेटराइट मिट्टियाँ प्रधान हैं, मतलब मुख्य रूप से मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, मालाबार तटीय क्षेत्र पर मिलने वाली मिट्टी है आपकी ये, मालाबार आपका यानी वेस्ट भाग में, तो ये क्या होगा, मालाबार तटीय क्षेत्र पर मिलने वाली है और मुख्य रूप से केरल में पाई जाती है। 7 रुपये का ऑप्शन ए सही होगा आपका। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। ये वे आर्द्र अपक्षालित क्षेत्रों की मिट्टियां हैं, सही है।
वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, गलत है आपका। तो केवल यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण, लोहे की अधिकता होने के कारण जो है वो अनुर्वर होती जा रही है। तो यानी उपजाऊपन उसका कम हो रहा है। तो कौन सी है आपकी, वो लेटराइट मिट्टी है आपकी। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है और इसलिए क्या है, ये उपजाऊपन इसका कम होता जा रहा है। तो 9 का डी हो गया आपका। 10 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोमट या जलोढ़ मिट्टी। आइए देखते हैं इसके संदर्भ में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसे हम कछारी मृदा भी कहते हैं और इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दो प्रकार की मिट्टियाँ जो मिल जाती हैं, दोमट मिट्टी होती है आपकी। तो दोमट या कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये इसके नाम हैं। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलने वाली मिट्टी और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पहला क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे 4 कथन दिए गए हैं। तो सही कथन चुनना है आपको। यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% क्षेत्रफल पर मिलती है। तो ये गलत है आपका। 14% पर नहीं मिलती है, बल्कि 40 से 42% पर ये पाई जाती है। तो पहला तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। तो ये सही है आपका। इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलता है। यह मिट्टी रेह थूर चोपन के नाम से जानी जाती है। तो ये गलत है आपका। ये जो होती है इसको इस नाम से नहीं जानते हैं। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है, बल्कि ये मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, इसलिए ये भी गलत है। आप केवल ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास, फास्फोरस, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। भारत के 45.6% भाग पर, यानी कि 45% भाग पर यह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह थूर चोपन ऊसर और कल्लर नाम से जाना जाता है। तो कल्लर के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है आपकी जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 वर्ग में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है तो वो खादर होता है। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है तो उसको हम बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है निम्नलिखित जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। तो सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, रेत की मात्रा में कमी आती है। ये बांगर एवं खादर के रूप में होती है, ये भी सही है आपका। बांगर और खादर के रूप में पाई जाती है। यह मृदा देश के लगभग 40% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो 40 से 45% क्षेत्रफल पर आपकी ये मिलती है, ये भी सही है आपका। इस मिट्टी में पोटास की अधिकता और फास्फोरस की कमी होती है। तो पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस की कमी होती है। तो यहाँ पे आपके सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी कथन यहाँ पे सही होंगे। ऑप्शन डी 1 2 3 4 चारों ही यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दे रहा है कि जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान
और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाने वाली निक्षेपित मृदाएं हैं, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% एनसीईआरटी के अनुसार भाग को ढके हुए हैं। गंगा के ऊपरी एवं मध्यवर्ती मैदान में खादर एवं मांगर नामक दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नए उपजाऊ जलोढ़कों को खादर कहते हैं, जबकि जो बाढ़ की पहुंच से दूर होते हैं उसको बांगर कहते हैं। फिर कह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदी द्वारा निर्मित आपकी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है आपका। तो सबसे बड़ी मिट्टी आपकी जो मिलती है वो कछारी मिट्टी, या इसको हम बोलते हैं क्या, दोमट मिट्टी, या इसी को हम बोलते हैं आपकी क्या बोलते हैं उसको, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। यहाँ इसकी व्याख्या दे रहा है कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के लगभग 45% क्षेत्रफल पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कह रहा है निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। तो जलोढ़ मिट्टियों का वर्ग फैला हुआ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है भारत के गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी मिट्टी को हम बोलते हैं बांगर, और जो नई मिट्टी को बोलते हैं खादर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो सबसे कम होती है बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ दे रहा है कि दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसके रवे भारी मात्रा में बड़े होते हैं। इसमें रवे भारी और मात्रा में बड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। दुमट्टी लोम मिट्टी में यानी दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो इसमें मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिल जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी जो है। तो क्या कह रहा है सामान्यतः दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40%, मृत्तिका की मात्रा यानी जो क्ले है चिकनी मिट्टी की मात्रा 18%, और सिल्ट की मात्रा यानी क्ले से भी छोटे सिल्ट जो होते हैं उसकी मात्रा 42% होती है। यानी सबसे अधिक 42% सबसे चिकनी मिट्टी होती है और 40% इसमें बालू मिलती है। उसके अलावा क्ले मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका मिट्टी संबंधित विविध प्रश्न। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न और परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको मैच करना है मिट्टी और राज्य को। आइए देखते हैं, सूची 1 में मिट्टी है, सूची 2 में राज्य है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है उत्तर प्रदेश में आपका। काली मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है आपका। लाल मिट्टी जो है आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान क्षेत्र में मिलती है आपका। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा 4 आपका, और डी का हो जाएगा आपका 1। 2 3 4 1 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है 2 3 4 1। तो यहाँ पे हमने इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, ये मिलती है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी आपकी। काली मिट्टी महाराष्ट्र क्षेत्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी मिलेगी वो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में क्या दे रहा है आपको, व्याख्या में दे रहा है पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर,
जोधपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले आते हैं। इन जिलों की मिट्टी चूना आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, जिसमें क्या है, कैल्शियम के लवण होते हैं। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो चूना है इसलिए कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो जो भी दलहनी फसलें होती हैं वह मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मटर दे रहा है, तो मटर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स, गर्वेंजो, बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। अतः डी उत्तर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है मृदा यानी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दलहनी फसल जो होगी यानी यहाँ पे उड़द जो है वह उगाई जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो लौह ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो लौह ऑक्साइड के कारण क्या होता है, मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है, कारण दे रहा है और कथन और कारण दे रहा है आपको। लाल मिट्टी भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। तो पहला आपका जलोढ़ मृदा है जो सबसे अधिक क्षेत्र पर है, दूसरा आपकी काली मिट्टी है, और तीसरी आपकी जो है लाल मिट्टी है, ना कि दूसरी है। तो इस प्रकार से तीसरी हो सकती है लेकिन दूसरी नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। दूसरा कह रहा है लाल मिट्टी काली मिट्टी को, जो ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी को जो लाल मिट्टी है पूरब, उत्तर यानी कि उत्तर और दक्षिण, उत्तर, पूर्व और उत्तर से दिशाओं से घेरे हुए है। तो ये आपका सही है। जो लाल मिट्टी है वह काली मिट्टी को घेरे हुए है, दक्षिण से, पूरब से और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे एक गलत है परंतु आर सही है। तो एक गलत है परंतु आर सही, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ दे रहा है लाल मिट्टी जलोढ़ मृदा के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। ये लगभग 10.6% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर पर है। काली मृदा का विस्तार मुख्यतः दक्कन के पठार पर पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है। तांबा, लोहा, मैग्नीज और जस्ता, इसमें से क्या चीज़ की कमी होती है। तो जस्ता की कमी होती है, जिंक जिसे कहते हैं हम। तो जिंक की कमी होती है किसमें, भारतीय मृदाओं में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो भारतीय मृदाओं में जस्ता की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये गलत है आपका। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है। यानी हिमालय की मिट्टी मतलब क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस का अभाव होता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र मलाच्छादित है। तो ये सही है आपका, ये गलत है आपका। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र मलाच्छादित है, ये सत्य है आपका। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है करेवास, यानी जिसे करेवा भी कहते हैं, करेवा मृतिका में जाफरान यानी केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो ये जाफराई करेवा मिट्टी कहाँ मिलती है, आपकी हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी होती है, जो कि केसर की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। तो यहाँ व्याख्या दे रहा है, जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध जो करेवा मिट्टी में उगाई जाती है, इसे बुदूर भी कहते हैं, बुदुर। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है।
करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए करेवा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को अधिक समय तक होल्ड किए रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.02 मिलीमीटर से कम होता है? तो ये होता है मृत्तिका, जिसे हम बोलते हैं क्ले। तो क्ले का जो व्यास होता है वह 0.02 से कम होता है आपका, तो ये क्ले होगा आपका। तो यहाँ दे रहा है क्ले का जो व्यास होता है वह 0.02 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.02 मिलीमीटर से 0.05 के मध्य तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.05 से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मटासी क्या होती है? लाल पीली मिट्टी होती है। तो लाल या पीली मिट्टी के संदर्भ में आप कह रहा है मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यही आपका सही नहीं है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। तो ये सही है आपका, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, सही है आपका। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है आपका। तो पहला कथन आपका सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ दे रहा है मटासी मिट्टी को लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली हुई है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर तत्व है। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड इसे पीला रंग देता है। धान के उपयोग के लिए प्रमुख मृदा है आपकी ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो यहाँ पे जो भाटा मिट्टी है, भाटा जिसे हम बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है अम्लीय मिट्टी होती है, तो इसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यानी जो भाटा मिट्टी होती है इसको हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। इसका पीएच मान 6.5 जो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, यह मिट्टी निच्छालित होती है। तो इस प्रकार से ये था आपका। नेक्स्ट है आपका अम्लीय और क्षारीय मृदा। ये देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। तो कह रहा है कि ऊसर मिट्टी को चूने का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है, जो कि गलत है। फिर कह रहा है इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऊसर मिट्टी जो होती है इसको हम बोलते हैं क्षारीय मिट्टी, यानी क्षारीय मिट्टी होती है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये सही है आपका। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, सही है। यदि हम इसका सुधार कर दें तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 2 और 3 सही है। व्याख्या क्या दे रहा है? कह रहा है ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात ये क्या होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पाइराइट, जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। यानी कि जिप्सम का प्रयोग मुख्यतः करते हैं, पाइराइट और ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति, यानी ऐसी धान की प्रजाति जो ऊसर भूमि को सह सकती है, तो उसका जो है उपयोग करना चाहिए। जैसे नरेंद्र शंकर, ठीक है, नरेंद्र शंकर ऊसर धान 1। तो नरेंद्र जो है आपका धान है, और दूसरा आपका है ऊसर धान 2 उगाया जाता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में किया जाता है। तो अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ये होता है आपका 6 से 7 के बीच में होने चाहिए। अगर 6 से कम है तो मिट्टी अम्लीय होती है, 7
7 पे उदासीन होती है, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, 6 से 7 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है तेजाबी मिट्टी मतलब जिसका यानी अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चूने का उपयोग करते हैं, यानी लाइम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। तो तेजाबी यानी एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो यहाँ क्या होता है, खेतों में जिप्सम के प्रयोग के द्वारा मिट्टी के खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या कह रहा है आपका, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो किसका उपयोग करके हम मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को कम कर सकते हैं, तो वो है जिप्सम के उपयोग के द्वारा हम मिट्टी की लवणता या क्षारीयता को कम कर सकते हैं। तो ये आपका बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। यानी क्षारीय यानी खारा जो क्षेत्र है जहाँ पे खारी मिट्टी मिलती है। तो कौन सा क्षेत्र है आपका वो, तो क्षारीय क्षेत्र मिलता है कहाँ आपका, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र मिलता है तो वो मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो होगा यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्षारीय क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये दे रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 13,46,971 हेक्टेयर जो क्षेत्र है आपका इसके अंतर्गत आता है। तो लगभग 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। जबकि जो गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, इनका स्थान उत्तर प्रदेश से काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल। लवणीय मतलब मृदा जिसमें आपका NaCl यानी सोडियम और जो है मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, सोडियम की अधिकता होती है, तो उसको हम बोलते हैं लवणीय मिट्टी, यानी नमक जिसमें अधिक होता है। तो भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो भारत में जो लवणीय मृदा है सबसे अधिक गुजरात राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है आपका, लवणीय मृदा वाला राज्य गुजरात है। तो सर्वाधिक केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य गुजरात है, जहाँ पर 12,18,255 हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। तो सबसे अधिक आपका क्या है, गुजरात है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है आपका, जहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव मिलता है, नमक के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है मृदा का लवणीभवन यानी कि मृदा में नमक की मात्रा इकट्ठा होना, एकत्रित होना, सिंचित जल के वाष्पीकरण होने के पीछे छूटे नमक, यानी जो नमक होता है वो जल के वाष्पीकरण होने के बाद जो नमक छूट जाता है और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव होता है, तो ये क्या करता है आपको, ये फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। नहीं, गलत है आपका। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, तो ये हो सकता है। यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता, गलत है। ये मृदा के वायु अवकाशों को
जल से भर देता है। तो ये भी गलत है। केवल यहाँ पे क्या कुछ मृदाओं को अपारगम में बना देता है, यानी कि नमक जो होता है उसके कारण मृदा में जल जो होता है वो नीचे नहीं जा पाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या कह रहा है, मृदा का लवणीभवन यानी मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन होने के कारण मृदाएं अपारगम में बन जाती हैं, यानी अपारगम में बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। कथन और कारण दे रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। सही बात है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो ए आर दोनों सही तथा सही व्याख्या भी करता है आपका, यानी ए आर दोनों सही व्याख्या करता है। तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको ये इसकी व्याख्या भी दे रहा है। भारत में लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता पाई जाती है, अतः यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कथन ए सत्य है। लवणीय मिट्टी में नमक की अधिक मात्रा होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है, अतः आर भी सत्य है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है चाय की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मृदा अपरदन और सुधार। नेक्स्ट टॉपिक है, आगे देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है यहाँ पे, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो यहाँ दे रहा है ऑप्शन ए मालवा पठार, बी दे रहा है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, सी दे रहा है दंडकाराय और डी दे रहा है मेघालय क्षेत्र। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग शिवालिक जो पहाड़ियों का क्षेत्र है यह मृदा अपरदन से वर्तमान समय में गंभीर रूप से प्रभावित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे यदि हम इसकी व्याख्या देखें, तो यदि हम इसकी यहाँ पे व्याख्या देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि नीचे दिए गए पाते हैं यहाँ पे क्या दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार हैं। चंबल और यमुना नदियों का उत्खाद भूमि क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, तीसरा है छोटा नागपुर का क्षेत्र जो पश्चिमी हिमालय का है, शिवालिक श्रेणियों का शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्र की बात कर रहा है। फिर छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र यानी मालवा पठार आदि इसको बोलते हैं। तो मालवा पठार भी क्या है, इससे प्रभावित है। ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र, ये सभी क्या है मृदा अपरदन से प्रभावित हैं। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के क्षेत्रों को हमने यहाँ पे देखा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। तो यहाँ पे जो दे रहा है आपको मालवा पठार, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, आंध्र का तटीय क्षेत्र और चंबल घाटी। तो यहाँ पे क्या होगा, चंबल घाटी क्षेत्र जो होगा सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो चंबल घाटी मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव की समस्या है। तो मध्य प्रदेश की जो मुरैना में है वह सबसे अधिक है, चूँकि चंबल नदी का प्रभावित क्षेत्र है आपका मुरैना, तो यहाँ पे आपका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में चंबल एवं अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों की अधिकांश भूमि बीहड़ एवं बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई है। तो ग्वालियर, भिंड और मुरैना जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है आपका। नेक्स्ट है आपका चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। तो जो चंबल नदी है यहाँ पर अवनलिका अपरदन द्वारा जो है भूमि जो है उसका कटाव हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अवनलिका अपरदन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं में प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन का सही क्रम बताना है हमको। तो यहाँ दे रहा है आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनलिका अपरदन। तो सबसे लास्ट में क्या होता है? अवनलिका अपरदन होता है। आसफाल मतलब होता है आपका कि सबसे पहले जो होती है वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, यानी बूंद कह सकते हैं या बौछार कह सकते हैं हम। तो ये आपका क्या होता है? बौछार। बौछार जो होता है अप्रदन होता है आपका। पहले बौछार पड़ेगी तो बौछार अप्रदन होगा, फिर परत अप्रदन होगा, फिर रील अप्रदन होगा, फिर लास्ट में अवनलिका अप्रदन होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो अगर इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो मृदा अपरदन के चरण नुकसान के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार है। पहला क्या होता है? बौछारी चरण। तो ये पहले बौछारी चरण होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? परत चरण होता है। बी से बौछारी, पी से परत, बौछारी चरण, परत चरण, फिर नालिका, फिर अवनलिका। तो बीपी ना है, बीपी ना। ठीक है, तो बी बौछारी, परत, नलिका और अवनलिका अपरदन। तो इस प्रकार से होता है। तो इसको हम बोलते हैं आसफाल अपरदन या बौछारी अपरदन। वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक होने को आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। तो पहले आसफाल हो गया। दूसरा क्या होता है? परत अपरदन होता है। तो परत में क्या होता है? जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है, तो मिट्टी की लेयर बहना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं परत अपरदन। रील अपरदन क्या होता है? जब मिट्टी में छोटी छोटी कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं। और अवनलिका अपरदन क्या होता है? जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? धारा चैनल अपरदन क्या होता है? जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। तो इस प्रकार से ये इसके चरण थे। चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें और इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम को लगाना है आपको। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होगा बौछारी क्षरण 2 नंबर। उसके बाद क्या होता है? परत क्षरण होता है 4 नंबर। उसके बाद क्या होता है? अवनलिका क्षरण होता है 1 नंबर। सबसे लास्ट में क्या होता है? सॉरी, नलिका क्षरण होगा 3 नंबर आपका। उसके बाद 1 नंबर। 2 4 3 1 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 4 3 1 कहाँ है? तो 2 4 3 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से गेहूँ भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? यानी भूमि का अपरदन तीव्रता से होता है। कौन सा पौधा उगाते हैं? तो सौघर, यानी इसको बोलते हैं ज्वार। तो ज्वार का पौधा उगाने से सबसे अधिक मात्रा में अपरदन होता है भूमि का, जबकि क्लोवर का पौधा उगाने से सबसे कम मात्रा में अपरदन होता है। तो ज्वार, आलू, गेहूं और क्लोवर में ज्वार यानी सोरघम जिसे बोलते हैं, इसका पौधा उगाने से सबसे अधिक मात्रा में भूमि का अपरदन होगा। तो यहाँ पे दे रहा है आपको विश्व वन्य जीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सौघर्म ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। प्रश्नगत फसलों में क्लोवर से सबसे कम भूमि अपरदन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? यानी यहाँ क्या करना है आपको? कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो फसल चक्र, मिश्रित बीज, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती, इसमें क्या होगा? और बीज संशोधन, इसमें क्या होता है? जो बीज संशोधन होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने से संबंधित नहीं। जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती जो है यह मिट्टी की उर्वरता उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है आपका? फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है? पादपों में प्रोटीन वृद्धि के लिए नहीं, विभिन्न फसलों की प्राप्ति है तो ये भी नहीं, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए तो ये सही है आपका, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए गलत है आपका। तो केवल क्या है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए फसल चक्र आवश्यक है। 9वें का सी आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे
मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन मतलब फसलों का हेरफेर करना, बालू की बाड़ लगाना, वेदिका निर्माण टेरेसिंग और वायुरोध। तो कह रहा है भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती हैं। तो यहाँ पे एक तो सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध, ये 3 विधियों को ही समझा जाता है। बालू की बाढ़ से कोई मतलब नहीं है आपका, यानी 1, 3, 4 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 1, 3, 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन सी इसका सही है आपका। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग और वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है आपका। तो ये संबंधित किससे है आपका, वेदिका कृषि से, उष्ण कटिबंधीय जलवायु से कि वन उन्मूलन से। तो क्या है आपका, वनों उन्मूलन संबंधित है, यानी वनों को काटने संबंधित है आपका। तो 11 का आपका 2 होगा आंसर जो होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो केवल 2 यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, यहाँ जो व्याख्या दे रहा है, भारत के जिन क्षेत्रों में वनों उन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहाँ मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ों की तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या वृद्धि करके। तो मृदा अपरदन को वनारोपण यानी वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है आपका, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो जल संरक्षण में जो सहायता कर सकती है बताना है आपको। भूमि की कम या शून्य जुताई, ठीक है, भूमि की जुताई कम करेंगे तो जल का बचाव होगा। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करने से भी जल का प्रयोग थोड़ा कम हो जाता है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, तो इससे भी जल जब धूप पड़ती है तो नमी जो होती है मिट्टी की बनी रहती है। तो तीनों ही यहाँ पे सही है आपका। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही होंगे आपका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे जो लेक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है। धन्यवाद।